हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मैं फिजिक्स का सेकेंड पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं फिजिक्स का सेकेंड पेपर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि फिजिक्स का सेकेंड पेपर आप पढ़ाइएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट में चैप्टर 3 भी पढ़ा रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, जो चैप्टर 3 है, चाहे वो जो फर्स्ट पेपर है उसमें चैप्टर 3 हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी हम लोग पीछे हैं क्योंकि उन्होंने लेट चालू किया था, शायद सितंबर में चालू किया था या अक्टूबर में चालू किया था। लेट चालू करने की वजह से हम लोग अभी चैप्टर 3 तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि उन्होंने विद न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप सेकंड पेपर पढ़ा दीजिएगा, जो आप पढ़ा रहे हो मैं पहले से ही पढ़ चुका हूँ कोचिंग में या स्कूलों में, वो पहले से वो लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने उनसे कहा ठीक है, मैं फिजिक्स सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं कर रहा हूँ। फिर उन लोग कौन लोग थे वो लोग? यार वो JSC फॉर फिजिक्स के ही स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नहीं यार, व्यूअर जो देखते हैं। क्योंकि देखो, जो चैनल है JSC फॉर फिजिक्स वो हमारा चैनल नहीं है, आप सभी का चैनल है, जितने देख रहे हैं उन सभी का, ठीक है। तो मैं उनकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ यार? जो आप कहोगे वही होगा। यदि आपको अनसाल सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि चैनल हम सभी लोगों का है, ठीक है। आज इतना भी JSC फॉर फिजिक्स फेमस है वो सब आप ही लोगों की वजह से। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। तो बातों को बंद करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है, जो यूनिट है हमारी वो लाइट है, जो यूनिट है वो लाइट है। मैं इसको मार्कर को थोड़ा पतला कर दो। जो हम लोग यूनिट पढ़ोगे वो लाइट यूनिट पढ़ोगे, लाइट। अब लाइट क्या होती है इसके बारे में जानकारी करेंगे, चलो करते हैं। जो चैप्टर का नाम है, ध्यान से चैप्टर का नाम पहले पढ़ना आप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो वर्ड मिले आपको अजीब अजीब। पहली बार आपको मिला रिफ्लेक्शन, अगली बार मिला आपको रिफ्लेक्शन। इसका मतलब होता है परावर्तन और इसका मतलब होता है अपवर्तन। ये आप लोग शायद हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो ना, तो काफी दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, आसानी से आप लोग समझ लोगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो यूनिट है वो लाइट यूनिट है। तो लाइट होती क्या है, ठीक है, और जानकारी करते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट जो होती है वो एक प्रकार की, जिसे हिंदी में प्रकाश कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। परंतु हम प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, पर हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, पर हम प्रकाश से क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, पर प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। छोटी सी डिफिनेशन दे इसकी, और इंपॉर्टेंट जो है इसकी वेवलेंथ जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन के में पूछी जाती हैं और आप याद रखना। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। इसकी जो इसका जो प्रकाश का जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? शायद सभी को पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत याद रखना, ठीक है। इसका ही वेग होता है। अब तो ये होता है निर्वात में, और तो अन्य मीडियम में कितना होगा, अन्य माध्यम में कितना होगा, कांच में कितना होगा? हमें इतना पता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होती है। इसकी चाल भी कह सकते हो यार, प्रकाश की चाल वेग एक ही चीज होती है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ वायु का निर्वात के लिए होती है, भाई है निर्वात के लिए होती है। अब अन्य किसी मीडियम में पूछे कांच के लिए होगी, इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, इतनी बात याद रखना। पूछेगा तो ऑप्शन में होगा 3 × 10⁸ से कम की ज्यादा, तो हमेशा कम में टिक लगाना, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? दोनों वर्ड सेम बोल दिए? नहीं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन का थोड़ा बारीक सा अंतर है। जैसा चैप्टर का नाम है वैसी हेडिंग है इसमें, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा।
तो पहला जो टॉपिक है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट तो समझ चुके लाइट क्या होती है, अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। आप लोग मेरा एग्जाम्पल समझिएगा। दैट इज ये एक प्रकार का मिरर है जिसे हम लोग कहते हैं दर्पण। ठीक है, यह दर्पण भाई शीशा जिसमें लोग मांग काटते हैं, सिर के मांग काटते हैं, चेहरा देखते हैं वही शीशा ये। ठीक है, और इसमें कोई स्टूडेंट खड़ा है, वो अपनी मांग काट रहा है। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से समझेगा, आप समझिएगा। ठीक है, स्टूडेंट एक मिरर में खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खड़ा स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है, खड़े हैं। तो वो अपना फेस देख रहा है। अब वो फेस कैसे देख रहा होगा, वहां पर कोई तो प्रकाश का माध्यम होगा। जैसे आप मुझे देख रहे, तो प्रकाश का माध्यम कौन है? ये ट्यूबलाइट एक प्रकाश का माध्यम है, ये ट्यूबलाइट एक प्रकाश का माध्यम है। यदि आप उस समय अपने मिरर, अपने चेहरे को देख रहे हो, वहां प्रकाश का माध्यम कौन होगा? सीएफएल। आजकल सीएफएल लगी होती है अधिकांश लोगों के यहाँ, या बल्ब लगे होते हैं, वो माध्यम होंगे। तो वो किस प्रकार करेंगे? सपोजिशन करो सीएफएल या लगी है जिसकी तरफ प्रकाश हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो वो प्रकाश सर्वप्रथम इस मिरर पर जाएगा, इस मिरर पर जाकर वो आपकी आंख पर जाएगा, जिसके कारण आप अपने चेहरे को देख पाते हैं। तो इतनी सी क्रियाएं होती हैं, मिरर से प्रकाश की रे आती हैं, और फिर वो मिरर पर नहीं, ट्यूबलाइट से प्रकाश की रे आती है, फिर वो मिरर पर पड़ती है, फिर हमारी आंख पर पड़ती है, फिर अपने चेहरे को हम देख पाते हैं। हाँ, इतनी क्रिया होती है, ये क्रिया सेकेंडों में होती है, फिर अपने चेहरे को देख पाते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे नहीं, हम ऐसे भी देख लेते हैं यदि आप अंधेरे कमरे में जाओ, अंधेरा हो, एक मिरर ले लो, चलो जाओ, क्या अपने फेस को दिखाई पड़ेगा? आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि आप जहां प्रकाश होगा वहीं पर अपने आपको चेहरे को देख सकोगे। समझ में आया? यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो ट्यूबलाइट होती है, जो प्रकाश का कोई भी माध्यम जिसके द्वारा वहां पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश का ऐसा माध्यम जिसके द्वारा वहां पर प्रकाश उत्पन्न हो, वो प्रकाश की रे इस मिरर पर पड़ती है, मिरर के बाद अपनी आंख पर पड़ती है, जिसे आई कहते हैं भाई, जिसके कारण हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। समझ में आया? ये एक एग्जाम्पल था। अब देखो वास्तविक घटना क्या होती है। देखो, ये हाइपोथेसिस था जो मैंने आपको पहले बताया था, एक कल्पनात्मक था। देखा आप लोगों ने पहले, जिससे नहीं गिलास होती है, गिलास देखिए, एक गिलास के अंदर जैसे हम ये पेन डाल दें तो पेन आधा टूटा दिखाई पड़ता है। अरे पेंसिल ले लो, पेंसिल डाल लो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया इसका, स्कूल में। ये सब प्रकाश का परावर्तन ही है। अब इसको समझते हैं। ये देखो, मैंने कहा ये मिरर है, तो ये क्या, ये पॉलिश कहते हैं इसको। ठीक है, एक मिरर है, उस पर पॉलिश है। यहां से आप, ये कोई ट्यूबलाइट होगी, ठीक है, यहां से उसमें आपतित किरण आई और क्या पड़ी? आपतन बिंदु पर, यानी मिरर पर पड़ी। मिरर पर पड़ने के बाद वो परावर्तित हो गई, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण यानी आपतन कोण, परावर्तित किरण माने परावर्तन कोण। ठीक है, ये फिगर था, इसका ज्योमेट्रिकल रूप था। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण की चिकनी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, बस, और कुछ नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इसलिए मैंने आपको मिरर का एग्जांपल दिया। मिरर भी एक चिकनी सतह होती है, वहां से प्रकाश की किरण आती है, टकराकर हमारी नेत्र पर पड़ती है, वापस लौट जाती है अपनी नेत्र पर, और फिर हम अपने चेहरे को देख लेते हैं। समझ में आया? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इसको। डिफिनेशन भी इसी प्रकार समझ आएगी यार। किसी चिकने तल पर जब कोई प्रकाश की किरण आती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसके जो नियम है, इसके जो लॉ हैं, अधिकांशतः इसके लॉ पूछे जाते हैं। जब लोग हाई स्कूल स्टैंडर्ड में थे तो हम लोग इसके नियम पूछे जाते थे। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन लिखिए, इसके 2 नियम भी लिखिए। तो नियम समझना, ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है, पहली बार में समझ जाओ, गारंटी है मेरी। चित्र याद कर लो। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखो, ये जो बिंदु बी है, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो राइटिंग नहीं अच्छी, इसके लिए माफ करना। ठीक है, जो बिंदु बी है इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। जो बिंदु बी था इसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब ध्यान से समझना, इसको 2 रूप में मैं बताऊंगा। पहले नियम देखना, ये देखो आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण गई। आपतन बिंदु पर क्या है? ये अभिलंब है। आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब,
तीनों एक ही तल में है ना यार, बोलो ना हाँ यस हाँ है। ये पहला नियम है हमारा। देखो मैं क्या बोला, समझो, ध्यान समझना इसको। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये होता है आपतन बिंदु, जो बी इसे आपतन बिंदु कहते हैं। मैंने लिखा भी था, फिर से देख लिख रहा हूं, ठीक है। इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब है ना, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, ये हमारा पहला नियम है, समझ में आ गया। इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं, सीरियल से आ जाओ, पहले आपतित किरण आती है, फिर आपतन बिंदु पर अभिलंब आता है, फिर परावर्तित किरण आती है। तो सीरियल से लिखेंगे, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों, और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सीरियल क्रम में आ गया, वैसे थोड़ा इजी हो जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड नियम क्या है वो समझिएगा। ये जो आपतन कोण होता है, आपतित किरण तो उसका आपतन कोण, परावर्तित किरण तो उसका परावर्तन कोण, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई यार। नाम मैच नहीं करते हैं, आपतित आपतन, परावर्तित परावर्तन, कुछ तो मैच करते हैं ना, तो इसे याद रखना आप। तो जो हमारा सेकेंड नियम है वो क्या कहता है कि जो आपतन कोण आई है, इसे हम आई से नोट करते हैं, इसे हम आर से करते हैं। जो आपतन कोण आई है और जो परावर्तन कोण आर है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, ये दोनों इक्वल होते हैं, बस ये सेकेंड नियम है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके दो नियम लिखे हुए हैं, आप लोग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो नोट्स बना रहे हैं वो कॉपी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, या आपतित किरण फिर परावर्तित किरण फिर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सीरियल से लिखा है, आपको जैसे ही सरल लगे आप वैसे भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके से डिफिनेशन बताई है। पहले तरीके से क्या बताया मैंने, पहले तरीका मैंने क्या बताया है, देखो पहला तरीका मैंने बताया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंड आपको भी मैंने क्या बताई है, सेकेंड तरीका मैंने आपको क्या बताया है, सेकेंड तरीका मैंने आपको बताया है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपको चित्र याद है, ज्योमेट्रिकल रूप जो मैं बता रहा हूं वो आपको याद है, तो आप ला लिख लोगे। आपको पता है जैसे आपतित किरण आती है, ये आपतन बिंदु होता है, इस पर एक अभिलंब होता है, और ये परावर्तित किरण होता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये कोई मिरर होगा, ये कोई बिंदु है, इसे आप आपतन बिंदु कहते हैं। चलो यार क्यों इतनी चर्चा कर रहे हो कि फालतू का नियम है, याद हो गया मुझको, फिर भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। याद होगा, बढ़िया बात है। आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। ये देखो क्या होगा, ये अभिलंब हो गया, आपतित किरण आई, ये मिरर पर टकराई और परावर्तित को चलेगी वापस में। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसका आपतन कोण होगा, इसका परावर्तन कोण होगा, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ओके। उसी प्रकार सेकेंड जो ला लिखा है मैंने, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। समझ में आया आपको, ठीक है। स्फेरिकल मिरर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां से जो हम पढ़ाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, लोग पूछते वो इसको जानना है, छोटी सी चीज है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको आज तक किसी ने सही नहीं बताया है। सब लोग आपको ऐसे बता देते हैं उभरा तल, दबा हुआ तल। मैं आपको हर चीज एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, और उसका ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट। आप कभी भूलोगे नहीं किस तल पर कली होती, किस तल पर कली नहीं होती, किस तरह पॉलिश करते हैं, किस कौन सा तल परावर्तक तल का काम करता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा एक सिंपल वे में, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर की हिंदी आपको पता है, गोली दर्पण कहते हैं इसको, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब ध्यान देना, हमारे टॉपिक में स्फेरिकल मिरर है। मिरर एक प्रकार का नहीं होता है, उन्हें स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर भी होते हैं, पर हमारे जो कोर्स में स्फेरिकल मिरर है, तो मैं उसको पढ़ूं क्यों, तमाम से मिरर लेके पढ़ूं यार, इतना कम है क्या जो और पढ़ूं, ठीक। तो मैं स्फेरिकल मिरर का आपके बारे में बता रहा हूं। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहली बार स्फेरिकल मिरर होता क्या है, आपके माइंड में जवाब आएगा क्वेश्चन कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आप ध्यान देना मेरी बात को। स्फेरिकल मिरर बेंड मिरर होता है। ये क्या होता है, ये कांच के कोई गोला होता है, वो कांच का गोला होता है, उस कटे हुए गोले का भाग होता है। क्या बोल गए, नहीं समझ में आया। स्फेरिकल मिरर बेंड मिरर होता है, एक कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है, कोई कांच का गोला उसका कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर हम पॉलिश अथवा लाल रंग के पेंट के साइड का पेंट कर देते हैं, और जो सेकेंड लेयर होती है वो परावर्तक तल का कार्य करती है, ठीक है।
कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में ना आया हो तो उसमें कोई बात नहीं, कोई आप बस इतना समझ में आ गया कि कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है। लाल ऑक्साइड का पेंट पॉलिश दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता है। नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसको मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में समझाऊंगा आपको, कौन सा तल पॉलिश कौन सा तल परावर्तक तल का कार्य करेगा, ठीक है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स, अब ध्यान से समझना, नींद लगी हो तो एकदम आंखें साफ करना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ने जा रहे हैं। अवतल उत्तल, कॉनकेव को कहते हैं अवतल, ये मैं बताना भूल गया। कभी कभी लोग कहते हैं इंग्लिश पढ़ाते रहते हो, हिंदी बताते नहीं हो। यार हिंदी का जमाना नहीं, इसलिए हिंदी नहीं बताता हूं। कॉनकेव को हम लोग कहते हैं अवतल, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। अब मैंने अवतल लिख लिया यार, मेरे माने दर्पण, ये तो पता होगा, इसको दर्पण कहते हैं, तो ये भी दर्पण ही होगा ना। अर्थात क्या हो गया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। कभी कभी इतनी चीज ना बताओ, लोग कहने लगते हैं मुझसे क्या आपने अवतल बता दिया दर्पण बताया नहीं। ये कोई बताने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए पहले से ही। तो हर चीज यदि पहले से पता होती तो मैं देखने क्यों आपकी वीडियो आता। चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है। बड़ी ध्यान से समझना, सब जितना माइंड में था ना सुस्ती दूर करके बैठ जाओ। अब मैं जो बता रहा हूं उससे सुनिएगा, उसमें कोई देखिएगा ना, अब सब मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ। आप जाना अच्छे लगते हो क्या? ऐसी बात नहीं, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो मेरी सुनना बात, ठीक है। सब मेरी तरफ देखो। अब ये मेरा हाथ देख रहे हैं आप लोग, इसे मारूंगा नहीं, ठीक है। आप लोग मारूंगा नहीं, ठीक। ये मैं हाथ दिखा रहा हूं आपको, देख रहे हो मेरा हाथ। जो हमारा मिरर होता है वो इस आकृति का होता है, इस आकृति का हमारा मिरर होता है। कभी कभी लोग समझते हैं मिरर क्या होता है कि एक पतला सा कोई धागा होगा उसको मोड़ देते हैं, या कोई पतला सा सीधा सा तार होगा उसको ऐसे कर देंगे, मिरर बन गया। इट इज इम्पॉसिबल, बंद हो जाएगा पर वो मिरर नहीं होगा। अब देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमेशा कंपटीशन में पूछी जाती है कि मिरर कौन डायमेंशनल का होता है। मिरर 2 डायमेंशनल मिरर होता है। मिरर कौन डायमेंशनल का होता है? मिरर 2 डायमेंशनल का मिरर होता है, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा मेरी बात। अब अवतल उत्तल कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे आते हैं। कुल बात उन्होंने घुमा फिराकर मिरर पे कर ली, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे आते हैं। ध्यान से समझना, हाथ दिखाया था मैंने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट बात तो होगी इसलिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं। ये हाथ देख रहे मेरा, जो ये वाला तल है, आप भी अपना हाथ ऐसे करिएगा, करिएगा आपकी तरफ। ये जो ये वाला तल जो आप मेरा देख रहे हो, ये आपका ये वाला तल देख रहे हो ना, ये वाला तल यार देखो ना यार, ये वाला तल डेट इज अवतल, डेट इज अवतल। और जो ये वाला तल है, हाथ खींचना ऐसी होगी, ये वाला तल डेट इज उत्तल। समझो, ये जो तल है अवतल है और ये जो तल है उत्तल है। संरचना ऐसी होगी, इसकी संरचना ऐसी होती है, ऐसी मिरर की। देखा होगा ऐसे रखा है, ऐसे देखो चित्र में, देखो ना चित्र में मिरर कैसे, ये देखो ना चित्र में मिरर ऐसे है, तो संरचना कैसे होगी, ऐसे होगी ना। तो ये वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं अवतल, ये वाला भाग है उसे हम उत्तल कहते हैं। इसे हम कॉनकेव कहते हैं, इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉनकेव अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल। इतनी बात तो समझ में आ गई? आगे बताओ, थोड़ा टाइम लगेगा पर समझ में लगेगा, गारंटी दे रहा हूं, कभी बोलोगे नहीं। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अच्छे नहीं बता पाते आपको, मैं बता रहा हूं कॉनकेव, ठीक है। आपको कभी कभी भ्रम हो जाता है कि उत्तल में प्रकाश किरण अंदर की होती है कि बाहर की ओर होती है, कि अवतल में प्रकाश किरण बाहर की ओर होती है कि अंदर की ओर होती है। उसका प्रॉब्लम ये देखो, जिस भाग को आप अवतल कहते हैं उस भाग पे पॉलिश कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कहा इस भाग को अवतल का, तो इसकी पॉलिश कहां होगी? बाहर की ओर होगी। अवतल कहां पर है? बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर भाग है, तो अवतल जो है ये बाहर की ओर भाग है, अर्थात पॉलिश कर लीजिएगा। मैंने इस भाग को अवतल का, इसके ऊपर मैंने पॉलिश कर ली। ध्यान से समझो यार, समझ नहीं आ रहा आपको? समझिएगा, ध्यान से समझो, मैं फिर से बताऊंगा। पहली बार समझो तो यार, समझ नहीं रहे हो समझो तो पहले, ठीक है। इसे अवतल का, इसे उत्तल का। जिसको आप अवतल को उसकी तरफ पॉलिश कर लो, जिसको उत्तल को उसकी तरफ पॉलिश कर लो। पॉलिश कर ली तो जो प्रकाश किरण हमारी इधर से आएंगी और इस पर टकराएंगी, तो टकराकर वो वापस चली जाएंगी। अर्थात जो प्रकाश किरण हमारी आएंगी, जो प्रकाश किरण हमारी इस पर टकराएंगी, अर्थात वो यहां से क्या हो जाएंगी, जो प्रकाश किरण हमारी यहां से आई
प्रकाश, हमने इस भाग को पॉलिश कर दिया, अवतल है, इस भाग को पॉलिश कर लिया, अर्थात जो प्रकाश किरण हमारी आएंगी वो यहां से टकराकर इधर की ओर हो जाएंगी। किधर की? इधर की ओर। यहां पर टकराकर इधर की ओर हो जाएंगी। देखो मैं इसमें समझा रहा हूं आपको, थोड़ा साफ पे, ठीक है, ये पे थोड़ा साफ है। ये थोड़ी मैंने हाथ की संरचना बना रहा हूं उन्हें। ड्राइंग मेरी बहुत बकवास ड्राइंग है, कृपया मेरी ड्राइंग पर ध्यान मत देना। ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, थोड़ा अच्छा यार, इतनी बेकार ड्राइंग ने इतनी बेकार मैंने बना दिया इसको। ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड है यार, इमेजिन कर लो ये हाथ है, ये हाथ का ऊपरी वाला तल है। ऊपरी तल मतलब ये वाला तल, ये हमारा तल ऊपरी वाला तल है। ये जो तल है इसे दबा हुआ तल कहते हैं या भीतरी तल कहते हैं। तो ये तल हमारा कौन सा तल है? भीतरी तल, या क्या होगा? दबा हुआ तल। इसे हम कहते हैं दबा हुआ तल, इसे हम कहते हैं उभरा हुआ तल। ये कौन सा तल है? उभरा हुआ तल है, ठीक है। मैंने कहा उभरे हुए तल को हम कहते हैं अवतल दर्पण। उभरे हुए तल को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दबे हुए तल को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इतनी बात फाइनल। अब थोड़ी ध्यान देना बात को। मैंने कहा यदि आपने इसको अवतल माना है तो इस पर पॉलिश कर लो। मैंने इस पे पॉलिश कर ली, इस पे मैंने पॉलिश कर ली, इस पे मैंने पॉलिश कर ली। इसको मैंने अवतल माना है तो हम इस पे पॉलिश करेंगे। इसको मैंने अवतल माना है तो हम इस पे पॉलिश करेंगे। तो मैंने इस पे पॉलिश कर ली। अब जब मैंने पॉलिश कर ली, जो प्रकाश किरण आएंगी वो यहां से आएंगी और इधर पे वापस हो जाएंगी। अर्थात जो प्रकाश किरण होंगी वो उसके बाहर की ओर होंगी। जो प्रकाश किरण होंगी वो किधर की ओर होंगी? वो बाहर की ओर होंगी। जो प्रकाश किरण होंगी वो हमारी किधर की होंगी? बाहर की ओर होंगी। अर्थात जब प्रकाश की किरण हमारी बाहर की ओर होंगी तो जो भीतरी सतह होती है क्या होती है? ये परावर्तक सतह होती है। ये क्या होती है? परावर्तक तल। इसे हम कहते हैं परावर्तक तल। अर्थात आप समझे क्या? जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रकाश किरण होती है वो बाहर की ओर होती है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रकाश किरण होती है वो बाहर की ओर होती है। किधर की ओर होती है? बाहर की ओर। जो अवतल होता है उसमें प्रकाश किरण बाहर की ओर होती है, ठीक होती है। और बाहर की ओर होंगी तो बाहर की ओर पॉलिश होगी। ये बाहर की ओर पॉलिश है। अरे प्रकाश किरण बाहर की ओर होगी तो बाहर की ओर पॉलिश होगी। जो अंदर की सतह होती है, ये अंदर सतह जो होती है इसे क्या कहते हैं? ये परावर्तक का कार्य करती है। इसे परावर्तक का कार्य करती है। समझ में आ गया? ये अवतल की कहानी हो गई। अब ऐसे मैं उत्तल समझा रहा हूं, ध्यान समझना उत्तल की कहानी पूरी, ध्यान से समझना, चिंता मत करो, अच्छी तरह समझ दूंगा। फिर से बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, अभी थोड़ी पहली बार इसलिए ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसको इरेजर कर रहा हूं, यदि मैं वैसे कट कर दूंगा तो ये पूरा कट हो जाएगा। यदि पूरा कट हो जाएगा तो आप पूरी मेहनत मुझसे कराओगे दोबारा। तो थोड़ा इसी में थोड़ा कर दूंगा, ध्यान से समझेगा सब लोग। देखो ठीक है। अब देखो हाथ संरचना मैंने ऐसी बताई थी आपको, हाथ है, मान लो यार हाथ है नहीं, बना मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है इसलिए मैं आपको इमेजिंग करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये हाथ है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा हमने कहा दबी सतह को क्या कहते हैं? दबी सतह को क्या कहते हैं? उत्तल। उत्तल लिखा है, ये उत्तल लिखा है। अब देखो हमने कहा जिसको आप मान रहे उसको पॉलिश कर लो, इस पर आप पॉलिश कर लो, इस पर आप पॉलिश कर लो। ये कर ली हमने पॉलिश, ये हमने क्या कर ली? पॉलिश कर ली। अब जब पॉलिश कर ली तो प्रकाश किरण हमारी आएंगी, वो इधर से होकर इधर से वापस चली जाएंगी। अर्थात जिसमें प्रकाश किरण होंगी वो किधर होंगी? वो अंदर की ओर होंगी। इस मिरर में प्रकाश किरण किधर होंगी? अंदर की ओर होंगी, क्योंकि हमारी प्रकाश किरण आएंगी और यहां से टकराकर वापस चली जाएंगी। अर्थात इस मिरर में जो प्रकाश किरण होंगी वो किधर होंगी? अंदर की ओर होंगी। अब जो इसकी ऊपरी सतह है वो करेगी परावर्तक तल का कार्य। अब ऊपरी सतह परावर्तक तल का कार्य करेगी। समझ में आ गया? अब जिसको ना समझ में आया हो उसको मैं फिर से समझा रहा हूं। अब वो मैं इस तरीके से समझाऊंगा।
इसके फिलहाल इससे और इजी करके समझाऊंगा, ठीक है। प्लीज हर चीज का पेशेंस रखा करो। यार समझ नहीं आ रहा है, आप वीडियो काट दोगे, पर पेशेंस रखो ना, समझ में आएगा। आपका भाई बैठा है, आपको समझाने के लिए बैठा है। ये जो वीडियो अपलोड करेगा किस लिए करेगा? आपको समझाने के लिए। यदि वो मैं आपको समझा नहीं पाऊं तो मेरा वीडियो अपलोड करने का मतलब ही क्या है? कुछ मकसद है? कुछ मकसद नहीं यार। तब थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। पेशेंस से दुनिया टिकी है, तो यार मैं भी पेशेंस से टिका हूं, तो आप कौन होते हैं भाई? हर चीज का पेशेंस होना चाहिए। देखो इसमें प्रकाश किरण देखो बाहर क्यों हो रहे हैं। मैंने कहा था इस तल होता है, इस पे पॉलिश होती है, तो देखो कली के इसमें जो कली करेगी, जो पॉइसन पॉलिश कहते हैं, वो बाहर की ओर करेगी। बाहर की ओर की बाहर वाले तल पर, बाहर हमारी ये अर्थात ये अवतल है, अर्थात इसमें जो भीतरी सतह होगी वो परावर्तक का कार्य करेगी। वो लिखा परावर्तक का तल। भाई मैंने आपको समझाया था कि हैंड था हमारा, हमने कहा इसको अवतल कहते हैं। इस पर मैंने पॉलिश की, अर्थात देखो बाहर की ओर पॉलिश की, इसमें लिखा बाहर की ओर पॉलिश, इस पर मैंने पॉलिश की थी। अर्थात प्रकाश किरण इसकी बाहर की ओर होंगी, आएंगी टकराकर वापस चली जाएंगी, अर्थात प्रकाश किरण बाहर की ओर है इसमें आए। समझ आया? अर्थात जो भीतरी सतह होगी, ये जो भीतरी सतह होती है, भीतरी सतह ये परावर्तक का कार्य करेगी। भीतरी ये मतलब ये जो भीतरी सतह है ये परावर्तक का कार्य करेगी। लिखा परावर्तक तल का कार्य। तो वैसे एरो बना है, अब समझो इसमें ध्यान से समझ में आएगा। देखो इसमें एरो देखो कि ऐसा बना, एरो देखो बना, इसमें एरो अंदर की ओर बना, देखो बना है। भाई मैं समझा रहा था आपको, अब समझ में आ गया। सेम कहानी उत्तल में। देखो उत्तल थोड़ा अपोजिट हो जाता है। उत्तल मैंने कहा इस वाले तल को उत्तल कहते हैं। ये अंदर का तल हुआ, अंदर का तल हुआ। अब जिसको करोगे उसमें पॉलिश करोगे, अर्थात कली किया गया तल लिखा, ये देखो इसे हम पॉलिश कहते हैं। इस पर पॉलिश कर ली, अर्थात जो प्रकाश किरण आएंगी वो अंदर से टकराकर बाहर की ओर चली जाएंगी। जो प्रकाश किरण में टकराकर बाहर की ओर चली गई। समझ आ गया? अब जो ऊपरी वाली सतह थी वो क्या करेगी? वो परावर्तक तल का कार्य करेगी, अर्थात जो ऊपरी वाली सतह है लिखा परावर्तक तल का कार्य। ठीक है, समझ आ गया? अब कोई भ्रमित नहीं होगी गला बैठ गया चिल्लाते हैं। अब कभी भ्रमित नहीं होगी कि अतल कौन उत्तल कौन। अवतल जिसमें प्रकाश के बाहर की ओर हो, उत्तल जिसमें प्रकाश के अंदर की ओर हो। ओके, अब कभी भ्रमित नहीं होना, ठीक है। अब जो किताब की डिफिनेशन क्या कहती है इसको भी मैं समझाऊंगा। क्या कहती है? गला बैठ गया यार ये टीम गला बैठ गया चिल्लाते। समझ में आया इतना बताइएगा। यदि आपको समझ में आया तो बढ़िया, खुशी मिली मुझे। कभी आप टीचर को भी समझा सकते हो। कैसे समझाओगे? इस हाथ से। ये हाथ देख लो सर, ये हाथ दे दे मुझे कातिया। ऐसा नहीं सर कहना, बहुत मारे टीचर आपको। ऐसे कहना सर ये हाथ देख रहे हो मेरा, इसको अवतल कहते, इसको उत्तल कहते। टीचर ये पागल है, ये क्या कह रहे हो? उसे समझाना। इस तरह पर पॉलिश की इस पर, ये समझाने का तरीका था मेरा। टीचर से मत कहना ये अवतल उत्तल हो गया, आप समझ लेना तो आप समझ जाओगे। इस पर किरण ऐसी हो जाएगी बाहर की ओर, अर्थात बाहर की ओर किरण अर्थात अवतल है, आपको पता है, तो आप चित्र देख के समझोगे ये अवतल है उत्तल है। ठीक है, अब देखो जो किताबी डिफिनेशन थी उसे कहता था जिसमें परावर्तक दबे हुए तल से होता। देखो यार, अर्थात भीतरी सतह, भीतरी तल परावर्तक तल का कार्य करता है। देखो ये अवतल है, इसके लिए परावर्तक तल कौन सा होगा? भीतरी वाला होगा। मैंने बताया था आपको, जो भीतरी सतह है वो परावर्तक तल का कार्य करती है। भाई लिखिए इसमें, बस बता चुका मैं पहले आपको। ये देखो इसमें क्या लिखा? इसमें भीतरी सतह के परावर्तक किस पे होगा? ऊपरी सतह पर होगा ना। भाई लिखा उभरे हुए सतह पर होता है या बाहरी सतह से कहते हैं। ठीक है, खत्म। अब देखिए काफी टाइम वेस्ट किया, समझ में आया इतना बताएगा। ठीक है, आप देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है, कुछ डिफिनीशन है। क्या है डिफिनीशन है उसे समझते हैं। आइए पहले ये पोल, इन सबको पहले आपको समझा दूं पहले। ठीक है, ये देखिए आप बड़ी ध्यान से समझना। जितनी भी शब्दावली है मैं एक ही चित्र में सब समझा दूंगा आपको। पता है ड्राइंग मेरी माशाअल्लाह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो ड्राइंग के पीछे प्लीज आप मुझसे कुछ मत कमेंट करना कि कुछ जो आप लिखते हो वो समझ नहीं आता। ड्राइंग के पीछे कमेंट मत करिए,
ड्राइंग, इसमें ड्राइंग का खेल है पता है मुझे, पर ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है भाई, क्या करें यार। ड्राइंग के पीछे तो यार छोटे पर जो आता नहीं था कि समुद्र में पढ़ते तिरंगा आता था यार। जब मैं उस मंदिर में था, मतलब मेरे कॉलेज है यार, उसमें जब मैं पढ़ता था तो उसमें तिरंगा आता था। तिरंगा का चित्र बनाइएगा, तो मैं क्या करता था मोम वाले कर ले जाता था, उसी से पेंट कर देता था। लोग कहते थे कि पानी वाले रंग का प्रयोग करिएगा, वाटर प्रूफ रंग का प्रयोग करिएगा। जब मैं वाटर प्रूफ से करता था, उसे पूरा लीपापोती कर देता था। तो जब पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती थी, तो मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स लोग जाते थे, वो मुझे दो मारते थे कान से, तो लग नहीं पाता अभी। मैं क्या ऐसे में बैठ जाता था ऐसे करके, टीचर कहता था बहुत शैतान है, मैं ऐसे सुनता रहता था, ये बहुत उद्यमी है। टीचर बुराई करता, मम्मी मेरी ऐसी देती थी मुझे, ऐसी मेरी मम्मी मुझको देती थी, और मैं अकेला ऐसे, कोई यार इफेक्ट नहीं हो जाता। और घर पे आते थे, मम्मी दो मारती, सर क्यों नहीं पढ़ाई करता है, बस शांत होके बैठ जाता था, कॉपी खोल के बैठ जाता, पढ़ाई करने लगता था, ऐसे पढ़ाई करने लगता था। बस 2 दिन पढ़ाई करता था, फिर भाई खेलना फिर चालू हो जाता था हम लोगों का। सारी बातें थी, हंसी मजाक की बातें थी, ठीक है। इसे समझना, मैं आपको अबतल से समझा रहा हूं, अबतल से। ये कौन सा दर्पण है, आप मुझे खुद बताइएगा। आपका हाथ की ऊपरी सतह प्रकाश का इधर भी होता है, जो पॉलिश होगी, ये परावर्तक का कार्य था, ये अबतल दर्पण है। समझ आ गया? देखो, ये होता है परावर्तक तल, आपको पता है परावर्तक तल होता है, ये आपको पता है परावर्तक तल कौन सा पता है? परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु जो P होता है, इसे हम पोल कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पहली डिफिनीशन, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कंफर्म? दूसरी समझो, दूसरी डिफिनीशन होती है वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है, अर्थात जिस कांच के कटे हुए गोले का भाग हो, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होगा उसके लिए। समझे? समझो समझो समझो। ये जो चीज है, ये जो डॉट 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 है, ये कुछ नहीं है, बस ये इमेजिंग है, कल्पना है। मेन चीज सिर्फ इतनी है, इतनी मेन चीज है, ठीक है। ये अब मैं जो कह रहा हूं समझो, ये कोई गोला, ये कांच का कटा हुआ भाग है, अर्थात ये जिस गोले का कटा हुआ भाग होगा, जो उस गोले का जो केंद्र होगा, वो इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ? मैंने मान लिया कि वक्रता केंद्र इसका ये है, डिफिनेशन भी यही होगी। ये जो गोली दर्पण जिस कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है, अब मुझे समझ तक इस गोले का कटा है यार, सपोजिशन कर लिया इस गोले का इतना सा मैंने भाग काट लिया, इतना सा भाग काट के अलग कर लिया, वो भाग में उठाकर यहां लाया, ठीक है। इस गोले का जो केंद्र होगा भाई, इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। समझ में आ गया आपको? वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? पोल और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसकी हिंदी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। राइटिंग तो पता ही है आपको मेरी, तो राइटिंग के पीछे मत कुछ कहना, ठीक? भाई की राइटिंग ये ली होता है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या बचा? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? ये जो परावर्तक तल है, इसका व्यास, ये इसकी त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या से पहले समझ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये कांच के गोले का कटा हुआ भाग, जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की जो रेडियस, और फिर से समझते हैं इसको, फिर से मत समझो, ये सब बिगाड़ना पड़ जाएगा मुझे। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी भाई आप सब बिगाड़े यार? यार काफी कुछ यार धीरे धीरे सीख जाऊंगा। देखो, ये कोई गोला है, इस गोले का कटा हुआ भाग, माना इस गोले का ये कटा भाग, काटा दर्पण हमारा है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी भाई, इस गोले की क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या समझे? गोलीय दर्पण जिस कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब दर्पण का द्वारक, इसकी त्रिज्या ये होगी, तथा इसकी त्रिज्या ये भी इसकी r होगी, तो इसे मिला दोगे, अर्थात परावर्तक तल का जो व्यास होगा, इसे कहते हैं दर्पण का द्वारक। इसे हम कहते हैं दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। थोड़ा भाई
राइटिंग नहीं थी, थोड़ा समझ लो, फिर से आपको बता दूंगा। इसे हम दर्पण का द्वारा कहते हैं। ये क्या बना दिया यार, कुछ नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अब डेफिनेशन समझिएगा। थोड़ा फोन नीचे गिरता है, सही कर लेना, ठीक है। दर्पण का पोल मैंने आपको बताया था पहले भी, ये मैंने परावर्तक तल बनाया था। इसका जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम पी कहते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं, ठीक, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, खत्म। सेकंड डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? तो वक्ता केंद्र के लिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, देखिएगा। एक ही गोला था, इस गोले का मैंने इतना भाग काटा था, इस बीच से डॉट डॉट फुल कर लिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था किस गोले का केंद्र है। क्योंकि मुझे, आप कहते से डॉट डॉट क्यों किया? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस गोले का कटा हुआ भाग है, ठीक है। पर मैंने मान लिया, मैंने इस गोले से इतना भाग ही काट लिया, ठीक है। तो गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता, उस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र सी है, तो उस गोले का केंद्र भी सी होगा, तो उसका जो केंद्र होगा भाई, इसके लिए क्या होगा? वक्ता केंद्र होगा। समझ? इसे हम पी कहते हैं, दर्पण के द्वारा को पी कहते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रिंसिपल अक्ष भी आपको समझा चुका था, फिर से समझिएगा। इसे हम पी कहेंगे, इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? इसके मध्य बिंदु को पी कहेंगे, इसके मध्य बिंदु को पी कहेंगे। इसे मैंने सीखा था। अब सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र सी का था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश होती है, मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है। एपरीचर ऑफ मिरर, ये क्या शब्द है? दर्पण का द्वारक भाई, दर्पण का द्वारक समझाया था आपको, दर्पण का द्वारक मैंने। ये हो गया, ये इसका व्यास होगा, तब परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास दर्पण का, ये हो गया, इसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक, ठीक है। दर्पण का द्वारक भी आपको समझ में आ गया। आज आपने बहुत सी चीजें कलेक्ट की, सबसे बड़ी वीडियो होगी मेरी आज तक की, ठीक है। बहुत एमबी खत्म होगी, 1 GB ऊपर पहुंच गई होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, ये गोली दर्पण था, ये जिस कांच गोले का कटा हुआ भाग होगा, उस गोले की जो त्रिज्या होगी, इसके लिए क्या होगी? ये गोला था, इसकी काटा था मैं, इस गोले की त्रिज्या होगी भाई, इसके लिए क्या होगा? वक्ता त्रिज्या होगी, ठीक है। समझ जाएंगे आप, ठीक है। अरे यार, अभी एक टॉपिक और बचा है, कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस टॉपिक बचा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वो टॉपिक बचा है। इसके लिए मैं आपके लिए माफी चाहता हूं, मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा यार? वीडियो की लेंथ काफी बड़ी होगी, 37 मिनट की होगी वीडियो, तो काफी लंबी अपलोडिंग मांगेगी। मुझे सिर्फ 1 GB डाटा मिलता है एक दिन का, तो मैं वीडियो को अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा, क्या फालतू में। बस ये जो टॉपिक बचे हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, बाय।